भाग प्रथम राजनीति विज्ञान। प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार। आज का हमारा टॉपिक है राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। मित्रों, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत का जो उद्भव है वो महान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स तथा उनके सहयोगी एंगल्स के विचारों में देखा जा सकता है। आगे चल कर के लेनिन, स्टालिन, माओ, ग्रामशी, लुकास तथा बहुत से अन्य दार्शनिकों ने भी इस सिद्धांत को बहुत समृद्ध किया। मार्क्सवाद जो है वो राज्य को मुख्यतः समाज की आर्थिक व्यवस्था के आधार पर स्थापित ऊपरी ढांचा मानता है कि यह ऊपरी ढांचा है जो आर्थिक व्यवस्था के आधार पर स्थापित है। एंगल्स राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ ही मानते हैं कि जैसे समाज में वर्ग होते हैं, एक वो वर्ग जिसके पास बहुत कुछ है यानी पूंजीपति लोग, और वो वर्ग जिसके पास कुछ भी नहीं है जैसे कि मजदूर, गरीब, किसान। तो एंगल्स राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ ही मानते हैं तथा राज्य एक आर्थिक वर्ग के हाथ में दूसरे आर्थिक वर्ग पर शोषण करने का हथियार है। यानी राज्य क्या है, एक आर्थिक वर्ग के हाथ में यानी पूंजीपतियों के हाथ में दूसरे आर्थिक वर्ग पर शोषण करने का हथियार है, यानी गरीब, मजदूर, किसानों पर शोषण करने का हथियार है। तो ये एंगल्स का मानना है। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य और राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक आधार पर खड़े ऊपरी ढांचे का एक हिस्सा है। राज्य प्राकृतिक संस्था नहीं है, इसे हम प्राकृतिक संस्था नहीं कह सकते। मार्क्सवादी ऐसा मानते हैं। समाज जब वर्ग विभाजित हुआ यानी समाज में जब पूंजीपति और मजदूर वर्ग या गरीब किसान का जब वर्ग हुआ तब राज्य की उत्पत्ति हुई। ये राज्य क्या है, समाज में शक्तिशाली आर्थिक वर्ग का हथियार है। ये पूंजीपतियों का हथियार है क्योंकि राज्य शक्ति से शासन करता है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने से समाज में जब वर्ग समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, वर्गहीन समाज में राज्य स्वयं ही विलोप हो जाएगा। ऐसा मार्क्सवादी विश्वास करते हैं कि एक समय आएगा जब समाज में सारे वर्ग समाप्त हो जाएंगे, सब समान हो जाएंगे, साम्यवाद हो जाएगा, तो वर्ग विहीन समाज के में राज्य क्या है यानी स्वयं ही लोप हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मार्क्स का राज्य सिद्धांत। प्लेटो और अरस्तु की भांति राज्य को एक लोक कल्याणकारी संगठन मानने के स्थान पर मार्क्स राज्य को एक वर्ग संगठन मानता है। उसका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग संघर्ष से हुई है। वर्ग संघर्ष यानी अमीरों और गरीबों में जब वर्ग संघर्ष हुआ तो राज्य की उत्पत्ति हुई और ऐसा अमीरों ने किया है। यह एक दमनकारी समुदाय है जो वर्ग विभेदों को बनाए रखता है। यानी राज्य स्वयं वर्ग विभेद को बनाए रखता है, अमीर और गरीब को बनाए रखता है ताकि दोनों में भेद रहे। और ये राज्य तब तक बना रहेगा जब तक समाज में वर्ग रहेंगे। जब तक समाज में अमीर और गरीब रहेंगे तब तक राज्य रहेगा, क्योंकि ये अमीरों का पक्षधर है। मार्क्स का आदर्श क्या है, वर्ग विहीन समाज। ऐसा समाज में जिसमें कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब समान है, और जिसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा, फिर राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। सब समान होंगे, साम्यवाद, सब समान होंगे, साम्यता होगी। ऐसा समाज होगा तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद। मार्क्सवादी बार बार ये बात कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद है। अमीर और गरीब का जो भेद है, इस कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो इसे स्पष्ट करते हुए साम्यवादियों ने बताया है, मार्क्सवादियों ने बताया है कि आदिम साम्यवादी व्यवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था। आदिम साम्यवादी व्यवस्था वो थी जब सब समान थे, आदिम अवस्था थी
सब समान थे, कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था। सब जैसे तैसे करके, कोई शिकार से, कोई पशुपालन से या किसी भी प्रकार से घुमक्कड़ जीवन बिताते थे। नदियों के किनारे बस जाया करते थे, अस्थायी निवास हुआ करते थे। तो जो कुछ जैसा उनका आदिम अवस्था का जीवन था, तो वहाँ हितों के बीच कोई संघर्ष नहीं था। इसलिए क्या था, संपूर्ण समाज मिलकर के क्या करता था, अपने मामलों का प्रबंध स्वयं कर लेता था और राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन दास युग में स्थिति बदल गई। उसके बाद जब दास युग प्रारंभ हुआ, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोगों को दास बना करके रखा गया, उनसे खूब काम करवाया गया, तो इस दास युग में क्या हुआ, स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के समस्त साधन थे और वे दासों का शोषण करते थे। दासों के जो स्वामी थे उनके पास भूमि भी थी, संपत्ति थी उनके पास, उत्पादन के समस्त साधन थे। उत्पादन के 5 साधन माने जाते हैं मित्रों: भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। तो ये उत्पादन के साधनों पर उनका नियंत्रण था, तो वो क्या करते थे, दास वर्ग का शोषण किया करते थे। जो स्वामी थे, दासों के स्वामी वर्ग के जो लोग थे उनकी संख्या बहुत कम थी और इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध, यानी बहुत सारे जो दास थे, जो समाज था, उसके विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, शक्ति का सहारा लिया। इनके द्वारा क्या किया गया, सेना, पुलिस, न्यायालय और कारागार आदि की व्यवस्था की गई, ताकि बहुसंख्यक जो समाज है उसको दबाया जा सके, नियंत्रित रखा जा सके। इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शासक वर्ग के समर्थक थे। कहने का तात्पर्य है, पूंजीपतियों का इन पर अधिकार था क्योंकि ये शासक वर्ग के समर्थक थे, क्योंकि शासक इनका ही पक्ष लेता था। यहीं से राज्य संस्था का जन्म हुआ। ऐसा राज्य की उत्पत्ति का कारण जो है वो मार्क्सवादियों के द्वारा बताया गया है। एंगल्स लिखते हैं एक स्थान पर, राज्य शासन के रूप में सबसे शक्तिशाली उच्च आर्थिक वर्ग का राज्य है, जो राज्य के माध्यम से क्या कर रहा है, राजनीतिक रूप से भी उच्च वर्ग बन जाता है और इस प्रकार ये शोषित वर्ग के शोषण का नया हथियार है। गरीबों के शोषण करने का, गरीब, मजदूर, किसान, दास जो है उनके शोषण का नया हथियार है राज्य। पुराने समय का राज्य गुलामों पर शासन करने के लिए गुलामों के मालिकों का राज्य था। सामंतवादी राज्य किसान तथा भूमिहीनों पर शासन करने के लिए कुलीन लोगों का राज्य था और आधुनिक प्रतिनिध्यात्मक राज्य क्या है, मजदूरों पर शासन करने के लिए पूंजीपतियों का शासन है। यानी कोई भी समय रहा हो, चाहे वो पुराना समय रहा हो, गुलामों के दास प्रथा का टाइम रहा हो, चाहे सामंतवादी व्यवस्था रही हो, चाहे वर्तमान में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र रहा हो, प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र रहा हो, राज्य क्या है, एक तरह से शासन करने के लिए है और ये पूंजीपतियों का शासन है, गरीब लोगों पर शासन है। मार्क्सवादी राज्य को वर्ग शोषण का यंत्र मानते हैं। इस बारे में मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है, शासक वर्ग के हितों को सुरक्षित बनाए रखने का और अन्य वर्गों के शोषण करने का साधन या उपकरण मात्र है। गरीबों का शोषण करने का यंत्र है और शासक वर्ग के हितों को सुरक्षित बनाए रखने का यंत्र है, उपकरण मात्र है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य क्या कर रहा है, पूंजीपतियों का संगठन है। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग का शोषण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना है, ताकि अधिक से अधिक लाभ जो है पूंजीपति को प्राप्त हो जाए, मजदूर को कम मजदूरी देनी पड़े, उसका शोषण करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह अपनी संपत्ति एवं हितों की रक्षा की दृष्टि से कानूनों का निर्माण करता है। राज्य में कानून बनाए जाते हैं ताकि अमीरों की संपत्ति और हितों की रक्षा की जा सके। कानून भंग करने वालों को पकड़ने तथा दंड देने के लिए पुलिस तथा न्यायालयों की व्यवस्था करता है। राज्य के द्वारा
जो कानून बनाए जाते हैं, तो ऐसे कानून को भंग करने वालों को पकड़ने और उन्हें दंड देने के लिए पुलिस तथा न्यायालयों की व्यवस्था राज्य करता है। तो इस तरह से राज्य क्या है? वर्ग शोषण का यंत्र है, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि समय आएगा जब क्रांति होगी और सब कुछ बदल जाएगा। इस क्रांति में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद होगा। जब पूंजीवाद का अंत हो जाएगा, शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान, गरीब क्रांति करेगा, पूंजीपतियों से सब कुछ छीन लेगा, सब कुछ आपस में बांट लेगा। इस प्रकार से क्या होगा? पूंजीवाद का अंत होगा, पूंजीवादी वर्ग को नष्ट कर दिया जाएगा और जो सर्वहारा वर्ग है, जो पीड़ित, शोषित, मजदूर, किसान, जो गरीब है, जिसको सर्वहारा का नाम दिया गया, जिसने सब कुछ हार दिया था, इस सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। इसको अंतरिम काल कहा गया है। वो समय जब पूंजीवाद का अंत हो जाएगा और वो समय जब साम्यवाद की स्थापना होगी, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड जो है, अंतरिम काल जो है, उस अंतरिम काल में मार्क्सवादी ये मानते हैं कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद होगा। तो वो कहते हैं कि पूंजीवाद का अंत अनिवार्य है, क्रांति द्वारा पूंजीवादी वर्ग को नष्ट कर दिया जाएगा और सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। मार्क्स ये मानते हैं कि वर्गहीन समाज की स्थापना में कुछ समय लगेगा। ये जो समय लगेगा, इस समय में किसका शासन होगा? सर्वहारा वर्ग का शासन होगा। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। धीरे धीरे क्या होगा? राज्य संस्था का विलोप हो जाएगा, राज्य संस्था लुप्त हो जाएगी। सर्वहारा के अधिनायकवाद की संक्रमणकालीन व्यवस्था के बाद मार्क्स एक ऐसी आदर्श व्यवस्था की कल्पना करता है जिसमें राज्य का विलोप हो जाएगा। यह अवस्था वर्ग विहीन समाज की होगी, जिसमें राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वर्ग विहीन समाज का तात्पर्य है मित्रों, समाज में न कोई अमीर रहेगा न कोई गरीब रहेगा, सबके पास समान होगा, सभी योग्यता अनुसार काम करेंगे और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेंगे। किसी के पास भी अतिरिक्त संचय करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि उसे आवश्यकता से अधिक प्राप्ति नहीं होगा, और सभी काम करेंगे। इस तरह से जब राज्य का लोप हो जाएगा तो ये अवस्था ऐसी होगी जब समाज में राज्य का अंत हो जाएगा और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। और जब तक समाज में वर्ग बने रहेंगे तब तक क्या है, एक वर्ग विशेष की सत्ता के समर्थक राज्य की सत्ता भी बनी रहेगी। किंतु क्या होगा? सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता के चरण में पूंजीपतियों के वर्ग का उन्मूलन हो जाएगा। इसके बाद समाज में वर्ग भेद की सत्ता स्वतः समाप्त हो जाएगी और सभी व्यक्तियों को समानता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जब समाज में कोई वर्ग विशेष नहीं रहेंगे तो उनकी सत्ता को बनाए रखने वाले राज्य की भी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी और राज्य धीरे धीरे स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। इस अवस्था में मनुष्य पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करेगा और उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होगा। जो भी फैक्ट्री कारखाने होंगे, उद्योग धंधे होंगे, कल कारखाने होंगे, खेत जमीन होगी, वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होगी, किसी पूंजीपति का उस पर अधिकार नहीं होगा।
उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होगा। सब लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे। कोई खेत में काम करेगा, कोई फैक्ट्री में काम करेगा, कोई और कहीं काम करेगा। सब अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। और जो व्यक्ति काम करने योग्य नहीं होंगे, मान लीजिए कोई वृद्ध है, असहाय है, बीमार है, तो उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था होगी। इस प्रकार मार्क्स कल्पना करता है, साम्यवाद की कल्पना करता है, समानता की कल्पना करता है। वो कहता है उत्पादन के साधनों पर चंद पूंजीपतियों का नहीं बल्कि पूरे समाज का मालिकाना हक होता है। मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की कोई गुंजाइश नहीं होती। मित्रों, ये जो मार्क्स का जो सिद्धांत है, राज्य का मार्क्सवादी जो सिद्धांत है, वो शोषण के विरुद्ध है। इस सिद्धांत के जो विचारक है वो शोषण का अंत करना चाहते हैं, वर्ग संघर्ष का अंत करना चाहते हैं, सभी को समान करना चाहते हैं और राज्य को तो पूरी तरह से विलुप्त ही कर देना चाहते हैं। हालांकि मार्क्सवादी सिद्धांत कोई बहुत ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसकी कोई आलोचना नहीं की गई है। इसमें भी कुछ कमियां निकाली गई है, कुछ आलोचना की गई है। इस राज्य सिद्धांत में भी कई दोष निकाले गए हैं। सबसे बड़ा दोष यही निकाला गया है कि जिस राज्य को विलुप्त करने की बात मार्क्सवाद करता है वह राज्य पूंजीपतियों के हाथ का एक यंत्र या उपकरण मात्र नहीं है। राज्य क्या है? मानव की भलाई करने वाली संस्था भी है। व्यक्ति के उत्तम जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां राज्य उत्पन्न करता है। राज्य एक कल्याणकारी संस्था भी है। बहुत सारे कल्याणकारी कार्य राज्य करता है। मजदूरों के हितों में भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। राज्य ने बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे के बारे में विभिन्न योजनाओं द्वारा श्रमिक वर्ग की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया है। और मार्क्स जिस क्रांति की बात करते हैं तो शांतिपूर्ण तरीकों से भी परिवर्तन संभव हो सकता है। शांतिपूर्ण तरीकों से भी शोषण को रोका जा सकता है। भारत की बात करें, भारत में कानून बनाकर राजाओं के विशेषाधिकार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। ये श्रमिकों के हितों में किया गया है, शांतिपूर्ण तरीकों से किया गया है। दुनिया के और भी देशों में ऐसा किया गया है। और जिस राज्य के विलोप होने की धारणा या कल्पना करता है मार्क्सवाद या मार्क्स करता है, राज्यहीन समाज की कल्पना, मित्रों ये नहीं लगता कि राज्य विलुप्त हो जाएगा। जिस तरह से हमारे जीवन में राज्य की दिनों दिन आवश्यकता बढ़ती जा रही है, राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, उनको देखते हुए निकट भविष्य में ये नहीं दिखाई देता कि कोई ऐसा समय आ जाएगा जब राज्य संस्था विलुप्त हो जाएगी। धन्यवाद।